Namaste बच्चों. Today we will continue the reading of chapter 9 class 12th political science first book globalization. वैश्वीकरण के आज हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आप इसका देख चुके हो. आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कुछ कारण इसके, प्लस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक प्रभाव. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वैश्वीकरण के कारण. The speed of these flows has increased. Technology remains as a critical element. The invention of the telegraph, the telephone, and the microchip, internet and worldwide net, the development of high-speed transporting system. ऑलरेडी पहले पार्ट में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि वैश्वीकरण के कारण क्या है. देखो बेटा, जो फ्लोज था यानी जो आना जाना था वो पहले भी था, बट उसकी स्पीड जो है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रीज़न, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ गई. ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, मुद्रण संस्कृति जब आई, मुद्रण कला जब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो है अखबार छपने शुरू हुए, किताबें छपनी शुरू हुई. ठीक है, प्रिंटिंग जो है यानी कि जैसे इतने सारे मैगज़ीन्स हैं, 15 दिनों के एक अखबार होते हैं. ठीक है, जिसको हम जो है पैत्रासिक भी कहते हैं, मासिक जो महीने में एक बार, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार. ठीक है, और आजकल तो डेली वेजेस पे आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर निकलने शुरू हो गए हैं. तो मुद्रण संस्कृति इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है. मास मीडिया, ठीक है, हमारा जो मीडिया है, टेलीफोन के इन्वेंशन की वजह से, कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा विकास होने की वजह से ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, विस्तार हो गया है. स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बाज़ार का जो सारा सिस्टम है वो इसकी वजह से चेंज हो गया है. मॉडर्न एजुकेशंस, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, ठीक है, अब पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल्स में होती थी, आजकल बड़े बड़े उसके लिए कॉलेज जो हैं, ठीक है, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, खुलने शुरू हो गए. आजकल सभी को क्या होता है, अब्रॉड स्टडी की बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि हमें बाहर जाना है और स्टडी करनी है, एमबीए की डिग्री लेनी है, बीटेक, एमसीए, मेडिकल डिग्री, ठीक है, डॉक्टरीज में जो है डिग्रीज लेनी है. यानी ये सारी चीज़ें आजकल इनका विस्तार बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण बहुत ज़्यादा हो गया है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके थे. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि आर्थिक प्रभाव. तो दो वेज में हम इसको पढ़ेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव. उसके लिए एक पिक भी आपकी देखो बुक में दी हुई है. ठीक है, येस्टरडे और टुडे वाली, इसको भी अच्छे से आप रीड करेंगे. देखो इसमें मम्मी जो है अपने बेटे को कह रही है फिनिश योर डिनर. ठीक है, देयर आर पीपल इन चाइना इंडिया हु आर स्टार्विंग, यानी कि उदाहरण आपको दिया जा रहा है कि अपना डिनर जो है फिनिश कर लो, अदरवाइज़ जो चाइना और भारत के लोग हैं, चीन और भारत के जो लोग हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ चुकी है, उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, वो भूखे हैं, तो वो तुम्हारा खाना खा जाएंगे. ठीक है, पहले ये होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फिनिश योर होमवर्क. देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब. ठीक है, अपना होमवर्क फिनिश कर लो, पढ़ लो, अदरवाइज़ चीन और भारत के इतने सारे लोग हैं जो जॉब करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा जा चुकी है, फैल चुकी है, वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, और तुम्हारी जो जॉब है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बाहर के जो देश हैं, अब्रॉड जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो तुम्हारी जो जॉब्स हैं वो ये लोग आकर ले लेंगे और तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में, आर्थिक प्रभाव के रूप में आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आर्थिक प्रभाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, फर्स्टली इट बेनिफिट्स ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाइल एम्पावरिंग दोज who were dependent on the government for jobs and welfare. ठीक है, तो फर्स्टली क्या है कि इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्ट को, यानी कि बहुत छोटे से हिस्से को, या कहेंगे सिर्फ अमीरों को, धनी वर्ग को इसका सारा फ़ायदा जो है वो मिल रहा है. बाकी किस पे डिपेंड है, बाकी जो जनसंख्या है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेड है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी. ओके, दे हैव emphasized the need to ensure institutional safeguard or creating social safety nets. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी 1 मार्कर आपके पास आया था एक साल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सेफ्टी नेट्स, सामाजिक सुरक्षा जाल से आप क्या समझते हैं. ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा जाल.
टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो सोशल सेफ्टी नेट है ये एक सेफ गार्ड है, ठीक है, किसके लिए? ये जो जनसंख्या है जो दबी कुचली है, जिसको विकास के लिए अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिसको पढ़ने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए सोशल सेफ्टी नेट जो है बनाती है, ठीक है। ये किसका कारण है? ये है आर्थिक प्रभाव। क्यों? क्योंकि आर्थिक प्रभाव के चलते पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रह जाता है जो अनडेवलप्ड रह जाता है, और वो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई? स्टेट की, गवर्नमेंट की। अब इससे ज़्यादा भार किसके ऊपर आ गया? गवर्नमेंट के ऊपर आ गया, प्रशासन के ऊपर आ गया, कि कैसे वो अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को, आपने देखो यहाँ पे भी सुना होगा अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितनी सारी योजनाएं चलाई, जन धन योजना, महिलाओं को सिलेंडर देने की योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, और किसानों के लिए किसान जन निधि योजना। तो ये सारी योजनाएं क्यों गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश जो है ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि वो अपनी इस जो ये दबी कुचली जनसंख्या है, जो ये एक गरीब जनसंख्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो एक पॉपुलेशन है, इसको ये ऊपर उठाना चाहती है, ठीक है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? एक पार्ट का तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक पार्ट जो है वो अनडेवलप्ड रह जाता है। They have called for a hard to foster economic globalization for its result would lead to economic ruin to the weaker countries. Some economics describe it as neo-colonization of the world. तीसरा प्रभाव क्या है भाई नेगेटिव इसका? कि जैसे अभी हमने पीछे सुना था कि कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया है, औपनिवेशीकरण तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। औपनिवेशीकरण क्या था ये हमने बहुत बार डिस्कस क्लास में भी हम कर चुके हैं। औपनिवेशीकरण क्या होता है बेटा? कि बड़े बड़े विकसित देश छोटे देशों को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पर अपनी एमएनसीज लगाते हैं, एंड थ्रू द एमएनसीज दे कैन कंट्रोल द ऑल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। उस देश के पूरे प्रशासन को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये इसका अब आजकल क्या नाम हो गया कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि वो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है, अब किसी बड़े देश ने छोटे देश को अपना गुलाम नहीं बना रखा है, बट एक नया सिस्टम शुरू हो गया है जिसका नाम है नियो कॉलोनाइजेशंस, ठीक है, नव उपनिवेशवाद इसको कहते हैं। यानी कि अब वो यहाँ पर आकर अपना शासन तो नहीं चलाते जैसे अंग्रेज आए थे हमारे देश में, बट थ्रू द एमएनसीज, थ्रू द मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ज़रिए वो क्या करते हैं? उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने अंडर कर लेते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है कमज़ोर बना देते हैं, ठीक है। यानी कि आज भी बड़े देश छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव। अब इसके सकारात्मक क्या परिणाम हुए? यानी कुछ फ़ायदे, देखो फ़ायदे भी बहुत सारे हुए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। आज जो इतनी डेवलप अपने भारत की ही अगर हम बात करें, इंडिया को अगर हम देखें, तो आर्थिक विकास हम इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि बड़े बड़े देशों के साथ हम हाथ मिलाने के काबिल हुए हैं। तो ये भी एक जो है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है। तो इसके सकारात्मक कारण भी बहुत जो है प्रभाव बहुत सारे हैं। फर्स्टली, it has resulted in greater economic growth and well-being for a larger section of population. सबसे बड़ा रिजल्ट क्या हुआ है इसका भाई? आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले हमारे अगर हम कंपैरिजन करें अपने पेरेंट्स से, अगर हम इस बारे में बात भी करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि पहले हमारा रहन सहन, ठीक है, हमारा जो एक वे ऑफ लिविंग है, डेली की जो हमारी चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होती थी? कम से कम पैसा जो है लोगों के पास होता था, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतने कंफर्टेबली वो नहीं रहते थे जैसे आजकल आप देख रहे हो कि आपके पास हर चीज़ की मशीन है, ठीक है, बिजली ऑलरेडी 24 घंटे आपको मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहले इतना ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों का नहीं हुआ था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन था, ठीक है। आजकल आप देखते हो कितनी सारी ड्रेसेस, कितने सारे कपड़े जो हैं सबके पास होते हैं, आपके पास होते हैं, पेरेंट्स के पास, तो पहले ऐसे नहीं था। तो ये सारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से डे बाय डे बढ़ रहा है। कंट्रीज द लो ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट कैन डू बेस्ट। इतना ज़्यादा व्यापार का विस्तार हो चुका है, यानी देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, ट्रेड फेयर है, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई देश जितना चाहे वो अपने आप की, अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकता है। जितनी ज़्यादा वो विकास की गति अपनी तेज करना चाहे वो कर सकता है। इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हायर ग्रोथ रेट इन द कंट्रीज। इससे जो है देखो नौकरियाँ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुआ है,
पहले क्या होता था, एमएनसीज नहीं थी, इतनी सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं थी, अपने देश में ही जो हम व्यापार जो काम हम कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज से वो हम करते थे। बट थ्रू द एमएनसीज, जैसे बाहर के देशों की कंपनियों ने आना शुरू करा, तो हमारे देश के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड थे, जो बेरोज़गार घूम रहे थे, उनको भी नौकरियां मिली, उनको भी जो है जॉब के जो है नौकरी के अवसर मिले, ठीक है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा, रहन सहन का ढंग बढ़ा, और उन्होंने अपने यहाँ जो ग्रोथ रेट है यानी कि देशों का, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दूर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने भारत को ही देख सकते हो, ठीक है, आज से 50 और 40 साल पहले भारत कहाँ था और आज कहाँ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इससे ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा होती है। एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू इट इज़ द inevitable and it is not right to resist the march of history, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में, इतिहास में अगर हम देखें तो आर्थिक वैश्वीकरण जो है ये सबसे बड़ी क्रांति के रूप में हम इसको देखते हैं। अगर हम अपने कंपैरिजन अपने पास्ट से करें कि पास्ट में क्या था और आज प्रेजेंट में क्या है, तो सबसे बड़ी जो एक आर्थिक क्रांति है वो एक वैश्वीकरण के कारण ही आई है, ठीक है। तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड यू आर आल्सो राइट इन योर नोटबुक्स। अलग अलग क्वेश्चंस भी आपने बनाने हैं, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम।